नियमन बनाना। संविधान वास्तव में क्या है, किसी प्रकार से हम नियमन बनाते हैं, एक टाइम टेबल जो भी हम बनाते हैं अपने जीवन में रोजमर्रा के कार्यों को करने के लिए, वो भी संविधान ही कहलाता है। Whatever we make prepare for doing our works, for planning our activities is said to be our constitution। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन एक व्यक्ति का भी हो सकता है और ये कॉन्स्टिट्यूशन किसी देश का भी हो सकता है। तो देश कब कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है, जब वह एक प्रकार से नवनिर्मित हो रहा हो। तो भारत का निर्माण जनरली आपको पता है कि 200 वर्षों की गुलामी के पश्चात, अंग्रेजों से 200 वर्षों की गुलामी के पश्चात भारत निर्मित हुआ, स्वतंत्र हुआ। सन 1947 में भारत डिक्लेयर हो गया कि एक फ्री नेशन होगा। और अब उस फ्री नेशन के कुछ नियमन होंगे, कुछ रेगुलेशन होंगे, कुछ कार्य करने की प्रणालियां होंगी, कुछ विधि व विधान होंगे। उन विधानों को संचालित करने की जो व्यवस्था शुरू करेगी, उसे संविधान के निर्माण के कार्य के तहत हुआ। और वो संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तक चलता है। उसके बाद भारत का संविधान निर्मित हो जाता है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के पश्चात बन के निर्मित होता है 26 नवंबर सन 1949 को। तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर निर्मित हो गया। उसके बाद क्या हुआ, 26 नवंबर सन 1949 को जब ये बनकर निर्मित हो गया, तो उसे उसी दिन लागू नहीं किया गया। इसका कारण था 26 जनवरी तक इंतजार, 26 जनवरी सन 1950 तक का इंतजार। ऐसा क्यों किया गया, इसका कारण था कि 26 जनवरी एक महत्वपूर्ण दिवस है। 26 जनवरी एक महत्वपूर्ण दिवस है। मैं 1 मिनट ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं अभी बता रहा था, रचना को प्रॉब्लम। हेलो, क्या है, एक शब्द नहीं बल्कि एक प्लानिंग होता है, एक व्यवस्था होती है। जब किसी भी नई संरचना का प्रारंभ होता है तो उस संरचना के प्रारंभ के समय एक व्यवस्था, एक विधान बनाई जाती है, जिसे हम संविधान कहते हैं। अब सही व्यवस्था या सही विधान, जिसको संविधान के नाम से कहा जाएगा। तो जब किसी का भी प्रारंभ हो, तो जनरली जब हम अपने जीवन शैली का प्रारंभ करते हैं तो जो एक टाइम टेबल निर्मित करते हैं, वो भी हमारा एक संविधान होता है। इसी प्रकार से जो कोई एक देश निर्मित होता है, तो देश तो बहुत पहले से निर्मित होता है, लेकिन जब एक प्रकार से वहां नई संरचना का सूत्रपात हो रहा होता है, जैसे भारत सन 1947 में अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति प्राप्त करके नए स्वरूप में फिर से स्थापित हुआ, और इसकी पुनर्स्थापना के साथ साथ एक नई व्यवस्था, एक रेगुलेशन की आवश्यकता महसूस की गई, जिसके तहत भारत का संविधान निर्मित हुआ। भारत का संविधान निर्मित हो जाता है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के बाद, यानी देश की आजादी के बाद से 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसको बनाने में लगा। और ये 26 नवंबर से तो चर्चा कर रहा था कि संविधान के निर्माण पर। तो संविधान का निर्माण भारत में 26 नवंबर से 1949 को हो गया, लेकिन 2 महीना इंतजार करके 26 जनवरी से 1950 को इसको लागू किया गया। इसके पीछे मैंने रीजन और कारण बताया था, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने इस दिवस को भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में उद्घोषित किया था। इसका कारण था कि कांग्रेस द्वारा एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें अंग्रेजों को भी बुलाया गया था, सम्मानित किया गया, परंतु उसी मीटिंग में अंग्रेजों ने भारतीय संग्राम, ये कांग्रेस के लोगों को, नेताओं को बंदी बना दिया। तो उस दिवस के, ऐतिहासिक दिवस के याद के दृष्टिकोण से 26 जनवरी सन 1950 तक वेट करके 2 महीने बाद भारत में भारतीय संविधान को लागू किया गया, ठीक है। तो भारतीय संविधान के निर्माण के बाद जो अगला चीज महत्वपूर्ण होता है, वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना, जिसके विषय मैंने कल चर्चा किया था कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तब इसमें क्या है, तो भारत कैसा होगा, भारत के संविधान की प्रस्तावना बताता है कि भारत जो है उसका एक अपना संविधान है, भारत का एक अपनी प्रस्तावना है। और इस प्रस्तावना के तहत भारतीय संविधान में वर्णित किया गया
तो इस प्रस्तावना के तहत ये बताया गया कि भारत कैसा होगा। भारत के विषय में बताया गया कि भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब सोवेरियन, सक्षम है, पूरा सक्षम है, अपने फैसले लेने में पूरी रूप से पूरा सक्षम है। और ये किसी से कोई ग्रांट की आवश्यकता नहीं है, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। जैसे अंग्रेजों के समय में भारत डोमिसाइल था, तो डोमिनियन राज्य था, किसका था? ब्रिटिशर्स का था। तो ब्रिटिशर्स से उन्हें हर बात की परमिशन लेना पड़ता था, परंतु अब भारत सोवेरियन है, सक्षम है, और उसे किसी से कोई जानकारी या कोई कुछ पूछने की, कोई इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। फिर कहा गया कि भारत कैसा है? समाजवादी है, यानी समाज की विचारधारा पे आधारित है। पंथ निरपेक्ष यानी धर्म निरपेक्ष का मतलब होता है किसी भी धर्म की ओर ना झुका होना है, यानी सभी धर्म बराबर, सभी धर्मों का समन्वय है, यानी सभी धर्म को बराबरी के महत्व दिया जाना है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, सभी धर्मों को बराबरी का महत्व दिया जाना। अब भारत में तो धर्म निरपेक्ष का जो तात्पर्य निकाला जाता है वो निकलता है सभी धर्मों को समान। लेकिन अगर हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर चले जाएं, यानी वेस्टर्न दृष्टिकोण से देखें, तो धर्म निरपेक्ष का तात्पर्य होता है कि किसी धर्म को ना मानना, ठीक है, किसी धर्म को ना स्वीकारना। तो पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार किसी धर्म को ना स्वीकारना, और भारतीय संस्कृति के अनुसार सभी धर्म समान है। इस प्रकार से हमने धर्म को आश्रय दिया और पाश्चात्य संस्कृति ने धर्म को आश्रय नहीं दिया। इसके बाद कहा गया भारत कैसा होगा? भारत लोकतंत्रात्मक प्रणाली पर आधारित होगा। लोकतंत्र इसकी विशेषता होगी, यानी अभी तक राजा तंत्र, तमाम तंत्र एनार्की, मोनोपोली चली आ रही थी, लेकिन भारत में क्या है? किसी प्रकार का कोई एनार्की नहीं होगा। यहाँ लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार होगा और लोकतंत्र बहाली होगा। गणराज्य भी बोला गया। गणराज्य का मतलब क्या है? गणों का राज्य। चूंकि भारत उस समय 500 से अधिक छोटे छोटे रियासतों में बटा हुआ था, तो भारत को छोटी छोटी रियासतों से जोड़कर बनाया गया। इन रियासतों की संस्कृति, इन रियासतों की कहा जाए प्रतिष्ठा बनी रहेगी। इन रियासतों की प्रतिष्ठा और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए इस राज्य का निर्माण किया गया, इसीलिए भारत को गणराज्य कहा गया। एक एक शब्दों की बड़ा अहमियत है, बड़ा प्रश्न इस पर पूछा जाता है, एक एक शब्दों की कीमत है। कहा गया हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। कैसे न्याय होगा? 3 प्रकार का न्याय होगा, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। यानी समाज में सभी बराबर होंगे, राजनीतिक दृष्टिकोण से सबको बराबर राजनीतिक आधार पर, इक्वलिटी के आधार पर देखा जाएगा, ना किसी को विशेष सुविधा दी जाएगी। जैसे राजा तंत्र में राजा का लड़का राजा बनेगा, ऐसा ना होकर यहाँ जो सक्षम होगा वो देश का प्रधान बनेगा और देश का संचालन करेगा। इस प्रकार से राजनीतिक न्याय, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय। और कैसा आर्थिक? यानी अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से सभी बराबर होंगे, सबको आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा, सशक्त बनने से किसी को नहीं रोका जाएगा, किसी प्रकार का कोई रोक नहीं कि आप 1 अरब से ज्यादा नहीं कमा सकते। अब अगर ऐसा रोक भारत में होता तो अंबानी साहब ज्यादा पैसा नहीं रख सकते थे। ये होता कि टाटा इतना पैसा कमाएंगे, इससे ज्यादा नहीं रख सकते, इसके बाद जो पैसा कमाएंगे वो देश के विकास में देना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। इस प्रकार से क्योंकि आपकी जो आर्थिक संपत्ति है, आपने जो अर्जन किया है वो आपकी अर्जन संपत्ति है और उसे आप रख सकते हैं अगर वो देश के विकास में बाधक नहीं है। इस प्रकार से सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात कही गई। फिर आगे कहा गया विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई। हमारे प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन है। किस प्रकार के? विचार करने की, आप जो चाहे वो सोच सकते हैं, आपके सोच में कोई ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं, सभी को विचार करने की छूट है। जैसे अंग्रेज शासन में क्या था कि जो आप चाहो वैसा आप नहीं सोच सकते थे, आपको वही सोचना पड़ेगा जैसा सरकार चाहेगी, परंतु ऐसा नहीं है। विचार की, अभिव्यक्ति की, अपने विचारों को लिखने की, बोलने की, कहने की, तो बोलने, कहने, लिखने की छूट है, कोई रोक नहीं है।
यानी अगर सरकार कुछ गलत करती है तो मीडिया बोल सकती है, आप अपनी बातों को रख सकते हैं, आप अखबारों में विचारों को लिख सकते हैं, आपको बोलने कहने की छूट है। तो सही मायने में लोकतंत्र इसी की यही विशेषता है। यहाँ किसी को किसी प्रकार से रोक नहीं, जो चाहे जैसे चाहे अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास कि विश्वास का मतलब किसी भी धर्म की उपासना से है, किसी भी ईश्वर में, इष्ट में विश्वास को है। अगर आप अल्लाह में विश्वास करते हैं, कर सकते हैं, जीसस में विश्वास करते हैं, कर सकते हैं, राम में विश्वास करते हैं, कर सकते हैं, किसी मंदिर में विश्वास कर सकते हैं, किसी पत्थर में विश्वास कर सकते हैं, किसी पेड़ में विश्वास कर सकते हैं, किसी भी स्थान को आप अपना पुनीत धर्म मान सकते हैं। कोई विश्वास में किसी को रोक नहीं होगा। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी पत्थर की उपासना करने लगता है, वो कहता है हमें इस पत्थर में ईश्वर दिखते हैं, तो सरकार उसको जबरदस्ती बंद नहीं कर देगी कि अरे यार पत्थर कोई भगवान थोड़ी होते हैं। ये बात नहीं, क्योंकि भारतीय संविधान में कहा गया कि सबको किसी पर भी विश्वास करने की छूट है। इसी प्रकार धर्म की स्वतंत्रता है, आप अपने धर्म को मान सकते हैं, संचालित कर सकते हैं, पालित कर सकते हैं। धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, आप पूजा पाठ कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा पूजा पाठ कर सकते हैं, कोई रोक नहीं होगा। इसके अलावा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये कहा गया कि सभी लोग इक्वल हैं, स्टेटस यानी सभी का स्तर बराबर होगा, यानी कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं होगा। अब केवल सेना इत्यादि या रैंक्स के दृष्टिकोण से, पदाधिमान के दृष्टिकोण से ऊंचा और नीचा अलग बात है, लेकिन वो शिक्षण या अर्जन के दृष्टिकोण से, लेकिन यहाँ जातिगत आधार पर कि ब्राह्मण श्रेष्ठ होगा, ठीक है, शूद्र निम्न होगा, क्षत्रिय निम्न होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इक्वलिटी मानी जाएगी। तो यहाँ पर सभी का स्तर बराबर होगा, अंबानी हो चाहे रिक्शा वाला, न्याय के समक्ष सभी इक्वल हैं। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, अवसर की समानता यानी सभी को बराबर की अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, किसी प्रकार का कोई विशेषाधिकार नहीं होगा। अब यहाँ पे प्रश्न आता है क्या आरक्षण नहीं होगा? तो संविधान की मूल आत्मा में आरक्षण नहीं समाहित है। संविधान की मूल आत्मा किसी को विशेष अधिकार देने के लिए नहीं कहता, लेकिन संविधान में विशेष अधिकार देने को तो नहीं कहा गया, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि सबको इक्वालिटी के दृष्टिकोण से देखना है, सबको बराबरी करना है। अब अगर इस दृष्टिकोण से देखें तो देश जो है 1950 में जन्म नहीं हो रहा है, देश तो लगभग 5000 साल पहले से जन्म हो चुका है। भारत का निर्माण तो 5000 6000 साल पहले से हो चुका है, और भारत में ऊंच नीचता या अन्याय, लोगों के साथ भेदभाव काफी समय से चला आया। ऐसे दृष्टिकोण से देखा गया कि कुछ वर्ग पिछड़ गए, कुछ वर्ग अग्रे हो गए, अतः ऐसे दृष्टिकोण से सबको बराबर की पार्टी पर लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था रखी गई। अब इस दृष्टिकोण से आरक्षण का मूल तत्व क्या है? इक्वलिटी लाना, और इक्वलिटी हमारे संविधान का मूल तत्व है, इसलिए आरक्षण सही है। आरक्षण तब तक सही है जब तक इक्वलिटी नहीं आ जाता। आरक्षण का यह उद्देश्य नहीं है कि किसी वर्ग विशेष को आगे बढ़ा देना, आरक्षण का उद्देश्य है सभी वर्ग को बराबरी पे लाना, ठीक है। तो ये यहाँ पर अवसर की समानता की बात के लिए कहा गया। फिर आगे कहा गया व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, यानी व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता। अब राष्ट्र की एकता अखंडता के संबंध में ये कि कोई भी किसी भी द्वारा किसी के भी कोई कृत्य ऐसे ना हो जिससे देश की अखंडता को चोट पहुंच जाए, राष्ट्र की एकता को चोट पहुंच जाए। भ्रातृत्व की भावना को बढ़ाए रखने के लिए यहाँ पर ऐसे विचारों का पालन किया जाएगा। और इस प्रकार दृढ़ संकल्प होके अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित किया गया। तो भारतीय के संविधान का निर्माण इस तिथि को हुआ। हिंदी कैलेंडर के अनुसार विक्रम संवत 2006 था, और अगर हम इसे इंग्लिश कैलेंडर, रोमन कैलेंडर के अनुसार देखें तो 26 नवंबर 1949 को ये निर्मित हो गया, ठीक है। इसके बाद अब हम देखें तो मूल तत्व में से क्या क्या कहा गया। भारत के संविधान की प्रस्तावना में सत्ता का स्रोत कौन है? तो हम भारत के लोग हैं।
राज्य और सरकार का स्वरूप कैसा होगा ये बताया गया कि ये लोकतंत्रात्मक होगा, गणराज्य होगा। ये सब कुछ क्या है, राज्य और सरकार का स्वरूप है। शासन व्यवस्था के लक्ष्य क्या होंगे, न्याय होगा। अब यहाँ पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इत्यादि ये सब शासन व्यवस्था के लक्ष्य रखे गए। संविधान का अधिनियम कब हुआ, तारीख व्यक्त किया गया और इस प्रकार से भारतीय संविधान की इस प्रस्तावना को निर्मित किया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जब बनाई गई तो मूल रूप से 85 शब्द थे। कितने शब्द थे, 85 वर्ड से बनाया गया था। लेकिन बाद में सन 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ, 42वां 42nd अमेंडमेंट एक्ट। और इस संविधान के संशोधन के तहत इसमें 3 शब्द और बढ़ा दिए गए, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। ये 3 शब्द बहुत बार पूछे गए एग्जामिनेशन में, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द बढ़ा दिए गए। ये 3 शब्द बढ़ने के साथ वर्तमान में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मूल रूप से कुल रूप से 88 शब्द हो गए हैं, 88 वर्ड्स। अभी 88 शब्द अपने आप में भारत के संविधान की प्रस्तावना यानी भारत के संविधान के प्रारूप को, भारत का स्वरूप प्रस्तुत करता है कि भारत कैसा है। इसके बाद ही 1976 में एक बात स्थिर कर दी गई, वो ये कह दिया गया कि अब कभी भी भारत के संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, यानी ना ही अब इसमें एक शब्द जोड़ा जाएगा और ना ही एक शब्द हटाया जा सकेगा। इस प्रकार के भारत का संविधान अटल हो गया। भारत का संविधान में कोई बदलाव नहीं हो सकता, लेकिन भारत के संविधान की प्रस्तावना में बदलाव नहीं हो सकता, लेकिन भारत के संविधान के किसी भी अंग में बदलाव संभव है। इस प्रकार से भारत का संविधान अचल और चल 2 विचारधाराओं का युग हो गया। अचल इस प्रकार से है क्योंकि प्रस्तावना में बदलाव नहीं होगा, और चल इस प्रकार से है क्योंकि इसके अंतर्गत किसी भी आर्टिकल में बदलाव हो सकता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, बदलाव हो सकता है परंतु ऐसा बदलाव ना हो जिससे कि मूल प्रस्तावना के जो अर्थ हैं उसका अनर्थ हो जाए या उसमें अमेंडमेंट हो जाए। तो मूल प्रस्तावना के अर्थ पे अमेंड नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए सरकार ने कल एक योजना बनाई और एक बिल लाया कि भारत को हिंदू धर्म घोषित कर दिया जाए। अगर ऐसा बिल आए तो मान लीजिए 85% की मेजॉरिटी इसके पक्ष में वोट दे सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से वर्तमान सरकार हिंदुत्व विचारधारा से प्रेरित है उस हिसाब से देखा जाए तो 85% मेजॉरिटी वोटिंग कर सकती है और हिंदू बिल पास हो सकता है और भारत कल से हिंदू राष्ट्र घोषित हो सकता है। राष्ट्रपति जनरली प्रधानमंत्री के बड़े अभिन्न होते हैं और वो भी अपना मोहर लगा सकते हैं और इस प्रकार से भारत हिंदू राष्ट्र हो सकता है। पॉसिबल है ऐसा। बिल पास हो जाएगा तो बिल पास होते ही एक कानून बन जाएगा और भारत एक हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। पॉसिबल है अलका, पॉसिबल है, हो सकता है? पता नहीं सर, कह नहीं सकते। सबिया आप क्या कहोगे बेटा, इज इट पॉसिबल? नहीं सर। वीडियो भी ऑन कर लीजिए। बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसा बिल पास होगा जी। तो पास करने को पास हो सकता है, संसद पास कर सकती है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति मोहर लगा सकता है, बिल पास हो सकता है। लेकिन ऐसा बिल पास होने के पश्चात एक व्यक्ति भी अगर भारत के सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में जाकर एक PIL दाखिल करता है तो सुप्रीम कोर्ट इस बिल की समीक्षा करके समीक्षा दौरान इस बिल को, जो कि पूरे लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत पास हुआ होगा, उसे निरस्त कर सकता है। इवन राष्ट्रपति के दस्तखत होने के बाद भी यह बिल निरस्त हो सकता है। इस प्रकार से भारत के सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक बनाया गया है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में वर्णित है कि भारत धर्मनिरपेक्ष होगा और ऐसे में कोई बिल नहीं पास हो सकता जो किसी धर्म की ओर झुका हो। ठीक है, किसी धर्म विशेष के दृष्टिकोण से अगर कोई बिल बनाया जाता है तो वो संवैधानिक रूप से पास नहीं हो सकता, संवैधानिक रूप से उस बिल को रोक दिया जाएगा। ठीक है, अब मैं एक बात यहाँ पे चर्चा करना चाहूंगा, सबिहा भी लास्ट वीक मुझसे चर्चा कर रही थी, CAA
एक अभी बिल लाया गया सीए कि बिल क्या लाना, अभी तो केवल वो बात उठी थी, बिल तो अभी लाया ही नहीं जा सका। बात अच्छी है। हाँ, बात उठी थी कि सीए, तो इसमें बड़ा विरोध हुआ भारत में और इसको चैलेंज देने की बात हुई कि भाई चैलेंज तो तब दिया जाएगा जब बिल पास हो जाएगा, तब सुप्रीम कोर्ट इस पे समीक्षा करेगा। तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट अभी समीक्षा नहीं कर सकता, ये तो अभी सरकार के विचार है, बिल अभी डेस्क पे आएगा और राज्यसभा लोकसभा से पारित होकर राष्ट्रपति का मोहर लगने के बाद चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट की तो बात बाद में आती है, ये बिल पास होने की बात हुई और बिल में था, बिल में क्या था, क्या सबिया आप मुझे बता सकते हो कि इस बिल में क्या था? बोलिए। नहीं सर, कि लोगों को अपने प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट दिखाने होंगे, और जो जो दूसरे राज्यों के हैं उस साइड चल रहा था, ईस्ट के साइड जो मुस्लिम्स हैं उनको ज्यादा कहा गया था। हाँ, क्या क्या फिर से बोले, मुस्लिम्स को? मुस्लिम से कहा गया था कि सर अपने सर्टिफिकेट दिखाने होंगे उन्हें। भारत के सभी मुस्लिमों को सर्टिफिकेट दिखाने को कहा गया। हाँ जी। ओके। और अलका, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या बताएंगे सीए के मुद्दे को? आप प्रीमियम बैच ज्वाइन करें, अब आपको यहाँ डिबेट करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। यहाँ पर मैं बड़े इत्मीनान से पढ़ाता हूँ, जल्दबाजी नहीं करता। सर उसमें यही बताया गया था जितने मुस्लिम लोग हैं उन लोगों को अपना सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, वो भारत के निवासी हैं या फिर नहीं है, यही उसमें था। पूजा हमारे साथ जुड़ चुकी है। पूजा, आवाज आ रही बेटा? हाँ ऑडियो सर, वीडियो ऑन करिए। चलिए आप भी बताइए मुझे कि इस बिल में क्या कहा गया था। बड़ा चर्चा हुआ था क्लास में, ध्यान हो तो, या भूल गए हो तो बात अलग है। हाँ सर, खास तो नहीं सर, खास कुछ नहीं, बस जो दीदी लोगों ने बताया यही था हमारे ख्याल से। अच्छा, एक मिनट मैं फिर ब्रेक लूंगा। हाँ चलो, अलका बता रही थी तुम, क्या इसको एक्सप्लेन करोगी कि ये सीए क्या है? व्हाट इज द टॉपिक ऑफ सीए? सर हम कह रहे थे इसमें जो मुस्लिम लोग थे उन लोगों का अपना निवास प्रमाण पत्र और उनसे सर्टिफिकेट वगैरह मांगा जा रहा था, यही यही इसमें मुद्दा था, और हमें ज्यादा नॉलेज तो नहीं है इसके बारे में। तो सभिया इसमें भारत में रहने वाले जो मुस्लिम्स हैं उनसे उनका प्रमाण पत्र मांगा जा रहा था, ठीक है? पूजा, तुम क्या बताओगी? प्रमाण पत्र मांगा जा रहा था क्या सर? भारत में रहने वाले मुसलमानों का प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है? नहीं सर, जो बाहर से लोग आ रहे, मतलब जो बाहरी मुसलमान आ रहे थे इंडिया में, उनके पर्पस से ये विरोध चल रहा था ना। और जो यहाँ पे परमानेंट रह रहे हैं तो उनका निवास पत्र ऐसे कुछ था। देखिए तो उनका मांगने का कोई चांस ही नहीं, उनका तो निवास स्थान वैसे भी भारत ही है, तो उनका क्यों मांगेंगे? सभी ऑडियो वीडियो ऑन कर लो। देखिए जो मुख्य बात है वो क्या है इसमें, इस बिल में जो कहा गया वो ये कहा गया कि 3 देश, कौन 3 देश? भारत, बांग्लादेश, भारत को छोड़कर बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो मुस्लिम भारत आए हैं, ठीक है, और उसके एक टाइम लिमिट बना दिया कि 5 साल पहले तक, ठीक है, उन्हें जो यहाँ आए हैं उन्हें ये प्रमाण दिखाना होगा कि वो माइग्रेट होकर वहां से यहाँ आए हैं। जैसे भारत में बाहर से आने वाले लोगों की परख की जा सके, तो इस प्रकार से बाहर से आने वाले, ना कि भारत में रहने वाले। बात क्लियर हुआ? यस सर। भारत में जो अब आएगा 1 साल के बाद, यानी एक टाइम लिमिट कर दिया, उस टाइम लिमिट के बाद से जो भारत में आया है, ठीक है ना, उसे प्रमाण पत्र दिखाना। तो भारत में जो आएगा पिछले 5 साल पहले से, जो इधर पहले वालों का नहीं, इस प्रकार से यहाँ रहने वाले मुस्लिमों को नहीं, जिन्होंने जन्म से यहाँ रह रहे हैं, लंबे समय से रह नहीं, जो कुछ वर्ष पूर्व भारत में आए हैं। अब वो कुछ वर्ष पूर्व बहुत से ऐसे लोग हैं जो आतंकी दृष्टिकोण से भारत में आकर बस जा रहे हैं,
और इस प्रकार से भारत में स्पेस नहीं है, भारत में जनसंख्या पहले ही ज्यादा है और इसमें बहुत से लोग भारत से जो आ रहे हैं उनको रोकने के दृष्टिकोण से भारत में ये बिल बनाया गया। अरे तो सर, इस जो बिल भारत में पहले से रह रहे हैं वो उन्हें नहीं, जो भारत में ऑलरेडी रह रहे हैं उनको नहीं। अब जो भारत में ऑलरेडी रह रहा है तो जाहिर पहले सी बात है से उसको भारत के निवासी हैं। हाँ, जो भारत में ऑलरेडी है उसका किसी ना किसी प्रकार से कोई ना कोई तो प्रमाण पत्र है ही। ये आपके पास भी, के पास भी, हमारे पास, सबके पास है। वोटर आईडी वगैरह आप दे रहे हो काफी समय से, लेकिन ये देखा जा रहा है कि पिछले कुछ 5-10 सालों से लगातार कुछ बाहर नहीं, से लोग उनका आके तो मूल स्थान वैसे भी भारत ही है। हाँ, तो भारत में जो बाहर से लोग लगातार आके बसते चले जा रहे हैं उनको रोकने के लिए ऐसा किया गया। अब इस प्रकार से देखा जाए तो यह बिल उन पर लागू नहीं होता जो भारत के नागरिक हैं, ये उन पर लागू होता है जो भारत के नागरिक नहीं हैं। इस दृष्टिकोण से सोचा जाए तो यह बिल पास हो सकता है, क्योंकि भारतीय संविधान में जो भी बिल बनता है भारतीयों के लिए बनता है, भारत के नागरिकों के लिए। अब अगर आप भारत के नागरिक है ही नहीं, सोचिए जरा सा, अगर आप भारत के नागरिक है ही नहीं तो फिर आप भारत में कैसे हैं? तब आपको प्रमाण पत्र दिखाना होगा कि आप भारत के नागरिक हैं। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत के नागरिकों के लिए सारा संविधान है और भारतीय संविधान में जो बात कही गई वो भारत के नागरिकों के विकास के लिए कहा गया। तो ये कि बिल कहता है भारत के जो नागरिक नहीं है उनको रोका जाएगा। तो भारत के जो नागरिक नहीं है उनको रोका जाना तो भारतीय संविधान के सम्मत हो गया। और इस प्रकार से ये बिल अगर पास भी होता है तो डिसॉल्यूशन वाली बात नहीं उठती है। और सबसे बड़ी बात क्या है जो इसमें लोगों को गुमराह किया गया, वो ये कि भारत के मुसलमानों को प्रमाण पत्र दिखाना होगा, बाहर निकाला जाएगा। और इसी दृष्टिकोण से शाहीन बाग में प्रदर्शन हुआ कि भारत के मुसलमानों को बाहर किया जाने की बात हो रहा है। भारत के मुसलमानों को नहीं, जो कुछ वर्ष पहले विदेश से, वो भी 3 देश जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए मुस्लिम हैं, वो भारत में अगर आए हैं तो उनका प्रमाण पत्र, वो प्रमाण पत्र दिखाएं कि वो भारत के नागरिक हैं या नहीं। तो ये तो जाहिर सी बात है, इस दृष्टिकोण से कोई गलत बिल नहीं है। लेकिन अब इसमें वो पकड़े जाएंगे जो आतंकवादी आके बस गए हैं। बात को समझिए, जो आतंकवादी आकर यहाँ रह रहे हैं और उन्हें रोका नहीं जा पा रहा है तो वो फंस जाएंगे। और उनके दृष्टिकोण से देश ने उनका एक प्रकार से सहयोग करना शुरू कर दिया इस बिल का विरोध करके। एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बिल भारत के नागरिक विरोधी नहीं, नागरिक समर्थक है, नागरिकों के विकास के लिए बनाया गया। क्लियर, समझ में आया ये बात? हाँ, तो चलिए आगे बात करते हैं भारत के संविधान बाहर की। से अगर दूसरे धर्मों के लोग आ रहे हैं तो हेलो, हाँ बिल्कुल सही बात है कि सिर्फ इसमें मुस्लिम धर्म क्यों रखा गया, ये बात तो सही है कि इसमें कुछ कमियों के तहत भारत में जो अन्य धर्मों के लोग आ रहे हैं। पर अब यहाँ पे सरकार के प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत में अन्य धर्मों से आने वाले लोगों की संख्या पॉइंट्स में भी नहीं है। भारत में अन्य धर्मों से आने वाले लोगों की संख्या पॉइंट्स में भी नहीं है, 0.00 भी नहीं है। और मुस्लिम समुदाय से आने वाली संख्या बहुत ज्यादा है। ऐसे में ये इस दृष्टिकोण से सरकार का विजन कि सरकार ने इस समुदाय से जो बाहर के लोग आके बस रहे हैं उन पर रोक लगाने की दृष्टिकोण से। और इसमें मूल कारण क्या था, पाकिस्तान से जो लोग आकर निर्विरोध रूप से चले आते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा बॉर्डर है भारत और पाकिस्तान का जहां पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा नहीं है, तो वो बहुत ही आसानी से आकर बस जाते हैं। और इसके साथ साथ कश्मीर का भी मुद्दा यहाँ पर है कि कश्मीर में जो लोग अभी तक भारत में रहते थे उन्हें कश्मीर, सोचिए पाकिस्तान उन कश्मीरियों को भी अपना नागरिकता देता है, यानी कश्मीर को दोनों तरफ की नागरिकता मिलती थी। अब ऐसे बिल पास होने के बाद जब आप ये कहोगे कि हम पाकिस्तान के नागरिक हैं तो ठीक है, जाओ फिर पाकिस्तान, या भारत के नागरिक हो जाओ या तो फिर पाकिस्तान के नागरिक बनो, एक जगह की नागरिकता लो। क्योंकि अगर तुम मेरे घर में हो, मेरे हो, तो तुम पड़ोसी के घर में कैसे जा रहे हो? अगर तुम मेरे हो तो तुम पड़ोसी क्या क्यों जा रहे हो? मेरे ही रहो या तुम पड़ोसी क्या ही चले जाओ। तो यह मूल मुद्दा यहाँ पे कश्मीर और आसाम का था
आसाम में क्या था, बांग्लादेश पड़ता है, और उधर से बर्मा पड़ता है, बर्मा से यंगून रंग, वहां पर जो अभी क्या नाम है उनका, कौन से, रोहिंग्यास, बड़े पैमाने पे भारत में, रोहिंग्यास मुस्लिम, वो बड़े पैमाने पे भारत में क्विट कर रहे हैं, भारत में आ रहे थे, क्योंकि बर्मा उन्हें वहां से हटा रहा था। तो इस दृष्टिकोण से भारत में पहले ही इतनी ज्यादा जनसंख्या है और शरणार्थी बढ़ेंगे तो भारत उनका ध्यान रखे, तो उन पर खर्च करे। अब भारत की इकॉनमी कितनी मजबूत नहीं है कि हर शरणार्थी को वो खर्च कर सके। इस दृष्टिकोण से उन्होंने ये सिस्टम बनाया कि भाई अगर आप भारत में आ रहे हो तो भारत में कब से आए हो ये बताओ। अगर 2-4-5 साल पहले से आए हो तो चलो ठीक है, आपको भारत का नागरिक मान लेंगे, लेकिन चलो उसके बाद अगर कोई आता है, 5 साल के पहले के आए हो तो चलो मान लेंगे, उसके बाद अगर कोई आता है तो फिर वो वहां जाए जहां से वो आया है, हम नहीं रखेंगे आपको। क्योंकि अभी हम तो बड़े आसानी से देखते हैं अन्य देशों के लोग, हम किसी देश में जाके बस सकते हैं, रह सकते हैं, बताइए। आप चाहे अमेरिका चले जाए, बोलिए, जाने मिलेगा? पाकिस्तान जाने मिलेगा? बांग्लादेश जाने मिलेगा? अफगानिस्तान जाने मिलेगा? नेपाल जाने मिलेगा? चाइना जाने मिलेगा? कहीं नहीं। लेकिन हमारे यहाँ के लोग पता नहीं कहाँ से आकर रुक जाते हैं, बसने लगते हैं। तो इसलिए भारत की सरकार ने ये स्टेप उठाया। अब इसमें इंटरप्रिटेशन की बात है कि मुस्लिम समुदाय को भड़का करके या उनको ये जतलाना कि भारत मुस्लिम विरोधी है, सरकार मुस्लिम विरोधी है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये बहुत बुरा कानून नहीं था। हाँ, थोड़ा सा एक बात जरूर लगा कि भाई मुस्लिम समुदाय को हर्ट हुआ होगा क्योंकि मुस्लिम शब्द इस्तेमाल किया गया, लेकिन समझदार मुस्लिम समुदाय हर्ट नहीं करेगा। उसको पता है कि वो यहाँ का नागरिक है तो उसको क्या प्रॉब्लम है, जो यहाँ का नागरिक नहीं है उसे प्रॉब्लम है। समझे? अगर आप यहाँ बाई बर्थ रह रहे हो तो आप क्या एक सभासद से ये नहीं लिखवा सकते कि हाँ आप यहाँ के रहने वाले हो? और क्या किसी के पास प्रमाण पत्र है ही नहीं? आपके घर में आप 50 प्रमाण पत्र होगा, आपके यहाँ भी है, मेरे पास भी है प्रमाण पत्र। हाई स्कूल पढ़ लिया तो प्रमाण पत्र बन गया कि भाई जन्म से है तभी तो हाई स्कूल पढ़ा। अब आप इस पे जोड़ना शुरू करें कि अनपढ़, भिखारी, तो ये तो फिर बहुत बड़ी, उसके लिए भी सरकार ने कहा कि उनका एक अलग कैंप बना दिया जाएगा, उसमें उनको रख करके उनकी जांच की जाएगी और उनको देखा समझा जाएगा कहाँ से आए हैं, वहां भेज दिया जाएगा, शरणार्थी शिविर बनाया जाएगा, उस सबका भी सिस्टम बनाया गया। लेकिन अब उस पर वो है कि इस पर राजनीति कसने के लिए पार्टियां उठ गई, सारे पार्टी अपने अपने विचारधारा से, और यहाँ पर चलो एक मौका मिला सरकार को बदले, अच्छी सरकार ला लें, अपनी सरकार ला लें, ये सब कुछ राजनीति का खेल होने लगा। ठीक है, तो ये राजनीति अलग बात है, सीए क्या है ये जानिए। ठीक है, ये ध्यान रखिए कि आप कल विश्वविद्यालय में जाएंगे इंटरव्यू के लिए तो आप उस वक्त ना हिंदू होंगे ना मुसलमान होंगे, ये नोटिस करिएगा, और सही बात आपको बोलना होगा। सही बात बोलेंगे तो योग्य है, समझे? फेवरिंग बात नहीं बोलना है कि सरकार के फेवर की बोलना है या हिंदू के फेवर में, मुसलमान के फेवर में, और आप किस समुदाय से उसके फेवर में, बस जो सही है वो बोलना है। ठीक है, क्लियर? समझ में आया हल्का? हाँ सर। ठीक ठीक। सभी यहाँ कोई क्वेश्चन तो नहीं है? सर तो फिर सारे समुदाय को ले लिया जाता ना, फिर मुस्लिम को ही क्यों कहा गया? हाँ बिल्कुल सही बात उसमें है। हिंदू, क्रिश्चियन, बौद्ध सबको छोड़ दिया गया था, वो भी तो आतंकवादी हो सकते हैं जो बाहर से आए हैं। क्यों नहीं है? यहाँ एकदम पॉइंटेड बात है कि क्यों नहीं भाई, अदर समुदाय को भी रखा जा सकता था। इसमें इन्होंने जैनी, बुद्धि, ठीक है, पर्शियन और मुस्लिम्स, अब यहाँ पर हिंदू को भी रखना चाहिए था और भी कुछ जोड़ लेना चाहिए था, तो करना चाहिए था सरकार को। अब सरकार ने यहाँ नहीं किया, इसमें सरकार की थोड़ी मानसिकता लगती है कि हाँ भाई कहीं ना कहीं से देखे तो वो मुस्लिम के बहुत फेवर में नहीं है, ये बात तो सही है, ये तो कहीं ना कहीं से दिखता है। लेकिन इस बिल के पॉइंट ऑफ से संवैधानिक रूप से बिल गलत नहीं है, संवैधानिक रूप से बिल क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, संवैधानिक रूप से बिल भारत के नागरिकों के विरुद्ध नहीं है, और भारत के नागरिकों के विरुद्ध नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट इसको चैलेंज नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट इसको क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। क्लियर? चलिए अब अगले मुद्दे पे चलते हैं। हाँ कुछ कहना? नहीं सर। कह लो बोलो बोलो जो बातें डिस्कस करना है। आज सर, हाँ आज ये भी जो 4 बजे से क्लास स्टार्ट हुई है तो यही डिस्कशन चल रहा है, क्लास नहीं चली वैसे? नहीं, क्लास चल रहा था। क्लास एक्चुअली में थोड़ा सा रिविजनल पॉइंट ऑफ से आज से अलका भी ज्वाइन करी है इंस्टीट्यूशन को, तो थोड़ा सा रिविजनल पॉइंट ऑफ से डिस्कस कर रहा था, तो फिर
मैंने कहा चली कुछ और भी बातें इसी में डिस्कशन होने लगा, तो भी चर्चा होने लगी। और नॉलेज बहुत जरूरी है हर चीज के लिए कि भाई आपको ये सारी चीजें अगर फ्यूचर में कहीं आपसे कोई पूछता है तो आप कोई गलत जवाब ना दे। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, क्लियर कि और कुछ? चले आगे। यस सर, आगे। Yes, ठीक, sir. ओके। यस सर। इसके बाद मैंने मूल अधिकारों की चर्चा किया। मूल अधिकार जिसके विषय में मैंने बताया था कि 6 प्रकार के मूल अधिकार हमारे पास वर्तमान में कौन कौन से हैं। समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिस पर मैंने पूरे डेप्थ में इंफॉर्मेशन डिटेल दिया है। इसके बाद मैंने राज्य के नीति निदेशक तत्वों की बात करी। राज्य के नीति निदेशक तत्व और मूल अधिकार ये 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। मूल अधिकार वो अधिकार है जो भारत के नागरिकों को दिया गया संविधान बनाते समय, जिसमें अगर कोई शासन सत्ता व्यक्ति बदले तो वो भारत के नागरिकों का अहित ना कर सके, अतः वो भारत के नागरिकों का अहित अगर करे तो भारत का नागरिक सुप्रीम कोर्ट के जरिए अपने अधिकारों का हनन होने से स्वयं को बचा सके और वो अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए कोर्ट जा सके। ये पूरी व्यवस्था मूल अधिकारों में वर्णन किया गया। तो नागरिकों के क्या अधिकार होंगे इसका वर्णन कर दिया गया। इसी के साथ साथ राज्य के कुछ कर्तव्य भी बताए गए, जो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक वर्णित किया गया कि भारत में राज्यों का क्या कर्तव्य होगा, यानी कि सरकार का क्या कर्तव्य होगा। तो नागरिकों का अधिकार है और सरकार का कर्तव्य भी बता दिया कि सरकार आगे देश के नागरिकों के कल्याणार्थ क्या क्या और कर सकता है, कैसे शासन व्यवस्था चलाएगा, ये पूरी एक प्रकार से गाइडलाइन दे दिया। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व सरकार के संबंध में है कि सरकार कैसे शासन व्यवस्था चलाए और क्या क्या और बेहतर रूप से समाज कल्याण और देश विकास के लिए वो स्टेप्स उठा सकता है, जो इन आर्टिकल्स के अंतर्गत मेंशन किया गया। जैसे आर्टिकल 40 में मेंशन किया गया ग्राम पंचायतों का संगठन, तो जब देश आजाद हुआ तब नहीं हुआ था, इसे आगे चलकर सरकार ने ग्राम पंचायतों का संगठन कर दिया। फिर कहा गया काम, शिक्षा, लोक सहायता हेतु उपबंध, इसी के तहत मनरेगा बिल पास हुआ, राइट टू एजुकेशन बिल पास हुआ, इसी के तहत प्रसूति सहायता उपबंध हुआ। तो ये सारी चीजें जो भी सरकार के राज्य के नीति निदेशक तत्वों में डाले गए वो धीरे धीरे कानून के रूप में सरकार ने पारित करके जनता के भलाई के लिए, देश के लोगों के विकास के लिए किया। इस प्रकार से अनुच्छेद 51 तक में हमें मूल अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्वों का वर्णन मिलता है। उसके बाद लगभग काफी दिनों बाद 1976 में एक और कमी महसूस हुई। 1976 तक संविधान में ये कमी है कि इसमें अधिकार तो नागरिकों के बता दिए गए, लेकिन ये नहीं बताया गया कि नागरिकों के क्या कर्तव्य हैं, क्योंकि राज्य के कर्तव्य बताया गया पर नागरिकों का कोई कर्तव्य नहीं बताया गया। फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं मेंशन किए गए। तो फंडामेंटल ड्यूटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें नागरिकों का कर्तव्य बताया गया। नागरिकों का कर्तव्य क्या होगा, नागरिकों के कर्तव्य के संबंध में अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया और भारत के नागरिकों के क्या कर्तव्य हैं उसमें 10 बिंदु जोड़े गए। लेकिन आगे चल के सन 2002 में 86 अमेंडमेंट एक्ट ला करके एक 11वां कर्तव्य भी नागरिकों के लिए जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को उनके अभिभावकों द्वारा शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। यानी अपेक्षा की जाती है कि अभिभावक अपने छोटे बच्चे यानी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ तक मूल कर्तव्य, मूल अधिकार और फंडामेंटल ड्यूटीज, राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये सब वर्णित किया गया। ठीक है, क्लियर? इसके बाद जो चर्चा की मैंने वो आपसे राष्ट्रीय संघीय कार्यपालिका पे चर्चा किया, यूनियन लेजिस्लेटिव, जिसमें प्रेसिडेंट पे चर्चा किया। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारतीय संविधान में कहा गया। उसकी
उसकी बेसिक्स के विषय में बताया गया कि योग्यताएं क्या होंगी। इस संबंध में कहा गया कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी भारत का नागरिक ही भारत का राष्ट्रपति बन पाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने होंगे कि भारत का नागरिक है कौन, ये कैसे आपको प्रमाण मिलेगा कि भारत का कोई नागरिक है? सिर्फ इतना बताइए, भारत का नागरिक है कोई, ये कैसे प्रमाण मिलेगा? बताइए। सर जो उसका मूल निवास होगा वो यहीं का होगा ना? बस मूल निवास होगा, रहने वाले कुछ तो होगा, पढ़ा है यहाँ से, जन्म यहाँ से लिया है, बर्थ सर्टिफिकेट होगा, यानी कुछ तो होगा ना। तो ये कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है कि भारत का नागरिक होना इसका एक प्रमाण पत्र ना हो। प्रॉब्लम ये है विचारों का विभेद पैदा कर देगा। तो अगर सीए में ये बात कहा गया कि भारत का नागरिक होने का प्रमाण हो, तो ये कोई गलत बात नहीं है। भारत का नागरिक होने का जिसके पास प्रमाण नहीं है वो भारत का नागरिक स्वयं को कैसे कह सकता है, समझ रहे हैं? और फिर इस हिसाब से भारत का नागरिक होगा, जिम्मेदार नागरिक है और बेहतर नागरिक है तो भारत के विभिन्न पदों पे बैठेगा। और इसी क्रम में भारत का नागरिक होना ये पहली आवश्यकता है, चाहे वो राष्ट्रपति क्यों ना बनना चाह रहा हो। तो भारत के राष्ट्रपति को भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात कहा गया उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होने चाहिए। तीसरी बात कहा गया लोकसभा के सदस्य चुनने की योग्यता उसमें होनी चाहिए। फिर राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कहा गया कि भारत का राष्ट्रपति उसका निर्वाचन कैसे होगा। भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होगा वो इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होगा, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होगा, यानी हम आप जाकर के वोट ना कास्ट करके, बल्कि हमारे द्वारा जो प्रतिनिधि भेजे गए हैं उनके माध्यम से वोट कास्ट होगा। जिसके अनुसार देखा जाए तो विधानसभा, राज्यसभा, संसद के दोनों सदन, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और जो संघ शासित प्रदेशों के चयनित सदस्य हैं, ठीक है, निर्वाचित सदस्य हैं, ये सब मिलकर के वोट करेंगे राष्ट्रपति के लिए। और इसमें जो प्रणाली अपनाई गई वो एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व का अपनाया गया। अनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है? अनुपात के अनुसार प्रतिनिधि करना। अनुपात रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग क्या उनका रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, कितना उनका रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, अनुपात के अनुसार प्रतिनिधि करना, रिप्रेजेंटेट करना। अब जो लोग हैं, जो सांसद सदस्य चयनित होकर के आया है वो कितने लोगों पे चयनित हुआ है। जैसे अगर इलाहाबाद का सांसद सदस्य तो 50 लाख लोगों पे आया होगा, सिक्किम का सांसद सदस्य तो 50,000 लोगों पे आया होगा। तो जाहिर सी बात है 50,000 लोगों पर अगर वो सांसद है तो उसकी वोट की वैल्यू कम होगी, 50 लाख पर सांसद है तो उसकी वोट की वैल्यू ज्यादा होगी। इस प्रकार से अनुपात के अनुसार प्रतिनिधित्व करेगा और अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर उसका सिलेक्शन किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल नंबर 59 के अनुसार राष्ट्रपति को संसद द्वारा निर्धारित परिलब्धियां दी जाएंगी। उसका वेतन भत्ता फिक्स किया गया जो 5 लाख रुपए प्रति माह रखा गया। साथ ही यह कहा गया कि जब वो रिटायर होगा तो उसका आधा यानी उसको 2.5 लाख रुपए पेंशन दिया जाएगा। कुछ और अन्य बातें जो राष्ट्रपति के संबंध में मैंने बताया, जैसे 5 साल का कार्यकाल होगा। राष्ट्रपति अपने पद से 3 ही कंडीशन में हट सकता है, या तो वह मृत्यु हो जाए, या तो वह अपना त्याग पत्र दे दे, और या उस पर संसद महाभियोग लगाए, यानी महाभियोग की वजह से उसको हटाया जाए। अब महाभियोग क्या होता है इस पर मैंने चर्चा किया था कि महाभियोग जिसमें ये कहा जाता है कि जब संविधान कदाचार का आरोप लग जाए। संविधान पर कदाचार का आरोप कैसे लग सकता है? संविधान पर कदाचार का आरोप लगता है जब राष्ट्रपति संविधान के अनुसार कोई कृत्य ना करे या संविधान के खिलाफ जाकर कोई कृत्य कर दे। जैसे किसी बिल पर राष्ट्रपति को एक बार रोके जाने की शक्ति है, लेकिन अगर उस बिल को राष्ट्रपति रोक दे फिर भेज दे तो ये संविधान का कदाचार हो जाएगा। इस प्रकार से कोई भी संविधान में वर्णित बातों का उल्लंघन अगर राष्ट्रपति करता है तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो राष्ट्रपति के खिलाफ एक्शन उठाया जा सकता है। इसके तहत संसद के किसी एक सदन से पहले एक नोटिस पारित होगी जो 1/4 बहुमत के साथ होगा। वो नोटिस के तहत उसी सदन में बहस होगा। उस सदन में बहस होने के पश्चात उस सदन से दूसरे सदन में 2/3 बहुमत से महाभियोग पारित होगा।
2/3 बहुमत के साथ महाभियोग लगाया जाएगा, तब दूसरे सदन में उसकी जांच होगी, जिसके तहत 2/3 बहुमत जब दूसरे सदन की इस बात की स्वीकृति कर देगा कि राष्ट्रपति संसद का कदाचार पाए गए हैं, कदाचार करते हुए पाए गए, तो राष्ट्रपति को उनके पद से च्युत यानी चुआ दिया जाएगा, पद से हटा दिया जाएगा। तो ये होता है राष्ट्रपति को हटाने का प्रक्रिया। तो इस प्रकार से भारत का राष्ट्रपति महत्व व्यक्ति है और उसे किसी भी जेल में कभी भी नहीं बुलाया जा सकता जब तक वो राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति अपने कार्यकाल में होते हुए उसे देश के किसी भी कोर्ट में हाजिर करने का कोई आदेश नहीं बनेगा। अगर इस संबंध में कोई उस पर जांच पाई भी जाती है तो 2 महीने का नोटिस देने के बाद ही कोई कार्रवाई होगी। राष्ट्रपति को ये विशेषाधिकार दिए गए हैं। इतनी बातें मैंने इससे पूर्व के वीडियोस में पढ़ाया। ठीक है, क्लियर? नाउ